हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर मैटर के बारे में बात कर रहे थे कि मैटर क्या होता है, किससे मिल करके बनता है। ठीक है। क्या इसके यूजेस हैं, यानी कि जो अलग अलग मैटर हैं, मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे कि मैटर की ये जो स्टेट्स है, हम यहाँ पर 3 स्टेट हमने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो तीनों स्टेट है, क्या इन स्टेट को चेंज किया जा सकता है, इनका इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। उसके लिए हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़ी। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। अगर हम कहें, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये है गैसेस स्टेट, ये है लिक्विड स्टेट, ये है गैसेस स्टेट और ये है सॉलिड स्टेट। तो हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। वही सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। उस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस में चेंज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। लिक्विड से गैस में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है वेपराइजेशन। और गैसियस से लिक्विड स्टेट में चेंज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। गैसियस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उस प्रोसेस को कहा जाएगा कंडेंसेशन। नेक्स्ट, अगर हम कहें सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। और गैस से भी हम डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है। तो ये प्रोसेसेस हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो मैटर और उसकी स्टेट के बारे में हमने बात की। जो भी हमारे आसपास हमें दिख रहा है सभी क्या है? मैटर है। क्यों मैटर है? अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो मैटर की डेफिनेशन क्या कहती है? जो भी चीज जगह घेरती है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या जिसे हम मास कहते हैं, मास होता है, तो वो मैटर है। ठीक है। जैसे आपको अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही है वो सभी मैटर है। यहाँ तक कि जो नहीं भी दिख रही, जैसे कि एयर है, तो एयर दिख नहीं रही लेकिन एयर भी क्या है? मैटर है। इसको हमने एक्टिविटी से देख लिया था, समझ लिया था। इसको हमने एक्टिविटी परफॉर्म करके अच्छे से समझा था। फिर हमने बात की यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर हम देखें तो मैटर को हम 3 भागों में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सिर्फ 3 भागों में 2 और इसके पार्ट्स होते हैं, यानी कि 5 टोटल 5 स्टेट्स है मैटर की। फर्स्ट तो हमारे पास सॉलिड है, देन लिक्विड, देन गैस। अगर हम फोर्थ स्टेट के बारे में बात करें तो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, वो हम लास्ट में जो है देख लेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक में उसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमें केवल 3 स्टेट के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। फिर हमने बात की जो मेटल है, ये मैटर है, ये जो ये बने हुए हैं स्मॉल पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स है। इन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स। एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर के मैटर बनता है। अब ये जो पार्टिकल्स है जिनसे मैटर बना हुआ है, इन पार्टिकल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग अलग मैटर बनते हैं। जैसे जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो जो मैटर बनेगा वो कैसे स्टेट का होगा? गैसियस स्टेट का होगा, लिक्विड स्टेट का होगा। ठीक, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम, लगभग ना के बराबर होता है। नेक्स्ट ऐसे ही हमने एक एक्टिविटी भी यहाँ पर साथ साथ देख ली थी। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मोशन में होते हैं। ठीक है। जिस पर हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, डिफ्यूजन भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने बात की कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इनका एक शेप मेंटेन रहता है। ठीक है। तो वो हमने देख लिया था। सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी हाई होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है। सबसे कम होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसके पार्टिकल के बीच में होता है वो होते हैं गैस। ठीक।
तो ऐसे ही हमने ये सारी चीजें देख ली थी। फिर मैटर की जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस कर ली थी। और साथ में बच्चों ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं ये मैटर टू मैटर भी वेरी करती है। जैसे कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि मैटर जो है वो यानी कि सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर हम स्पंज को देखें तो स्पंज तो कंप्रेसिबल है, स्पंज को तो कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि स्पंज में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, उन पोर्स के अंदर एयर ट्रैप रहती है जिससे कि हम उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। स्पंज है तो सॉलिड लेकिन कंप्रेसिबल है, ठीक है। लेकिन जनरल प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस उसको नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कहा कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी जनरल प्रॉपर्टीज में, वो जनरल सारे सॉलिड के लिए होंगी, लेकिन मैटर टू मैटर वो वेरी करेंगी। हो सकता है कोई सॉलिड उसे फॉलो कर रहा हो, कोई कोई ना कर रहा हो, ठीक है। चलिए, तो सेम ऐसा नहीं कि सॉलिड के केस में, लिक्विड और गैसेस सबके केस में ये चीज है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जो हमने उस समय तक टॉपिक पढ़ा था उस से रिलेटेड। फिर हमने बात की थी चेंज के बारे में। मैटर के जो स्टेट है इन्हें चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इस पर ये भी हमने डिस्कस किया। तो जो जो टर्म्स इन्वॉल्व थे उनके बारे में हमने बात की कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सेम ऐसा हमने नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ी, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग भी सेम है। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में लिक्विड स्टेट गैसियस में चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं हम, बॉइलिंग में हम दे रहे हैं हीट, ठीक है, एडिशनल ये हीट हम दे रहे हैं, ठीक। इसीलिए ये क्या होता है, बॉयल होता है, और इसी को प्रोसेस को हम बॉइलिंग कह रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये बॉयल होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm में, तो उस पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात की सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस बनता है। जैसे हम आइस की बात करें, सिंपल आइस, बर्फ पानी से जो बनी हुई होती है, तो बर्फ को अगर हम बात करें तो बर्फ पहले क्या होती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होकर के लिक्विड बनती है, फिर लिक्विड से गैस बनती है, ठीक है। तो 3 स्टेप इसमें हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सब्लिमेशन की बात करते हैं तो सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं नैप्थलीन की, हमारे घरों में नैप्थलीन है, कैम्फर है, तो ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज होते हैं, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। जैसे अगर हम ड्राई आइस की बात करें तो ड्राई आइस भी सॉलिड से सीधा किस में चेंज होती है, गैसियस स्टेट में चेंज होती है। क्लियर, चलिए। तो ड्राई आइस भी, जैसे आप कहोगे आइस, तो आइस की तो हमने अभी बात की, आइस तो पहले मेल्ट हो रही है ना, पहले लिक्विड में जा रही है, फिर लिक्विड से गैस में जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल आइस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ड्राई आइस जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके जो है उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है, जो वो आइस की तरह दिखने लगती है, कुछ कुछ ऐसे दिखने लगती है, ठीक है। तो आइस की तरह दिखने लगती है, इसीलिए इसको ड्राई आइस हम कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर लेकर के आते हैं, है ना, उस पॉइंट से बाहर लेकर के आते हैं, तो ये अपने आप इसका प्रेशर रिलीज होता है और ये क्या होने लगती है, इस तरीके से व्हाइट व्हाइट जो है पूरा क्या होने लगती है, ये फैलने लगती है, या हम कहीं सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नैप्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस, एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। फिर वेपराइजेशन हमने पढ़ लिया था, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। चलिए, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया था। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हम कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले कंडेंसेशन की जब हमने बात की तो हमने कहा कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें गैसियस स्टेट से किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आ रही है ना। क्या कन्वर्जन हो रहा है, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया कंडेंसेशन। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। बाकी जैसे आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये इमेज दिख रही है, तो इस इमेज में क्या दिख रहा है कि इसके जो वाटर का ग्लास, एक टम्बलर दिख रहा है आपको, इसके अंदर पानी या कुछ तो लिक्विड है जो कि काफी ठंडा है, और इसके बाहर से ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई है,
तो ये बाहर से वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई हैं इसी के बारे में बात करते हैं और कंडेंसेशन समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम कोई सिंपल सी प्रोसेस समझे कंडेंसेशन की, तो देखो ये हमारे पास मान लो कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है और इसको हम इस तरीके से हीट कर रहे हैं, इस तरीके से हम इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। अब ये लिक्विड बॉयल हो रहा है और जब हम इसको कंटिन्यू हीट देते रहेंगे तो ये बॉयल हो जाएगा। अब आगे हमें एक टॉपिक ये भी पढ़ना है कि कैसे हीट देने से ये बॉयल हो रहा है या इसकी स्टेट चेंज हो रही है। हीट देने से क्यों इसकी स्टेट चेंज हो रही है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझते हैं कि हम इसको कर रहे हैं बॉयल। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या देखने लगते हो कि जब हम इसको बॉयल कर रहे होते हैं इसके वेपर इस तरीके से बनने लगते हैं। तो ये मान लो इसके वेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहेंगे क्योंकि यहाँ पर लिक्विड से किसमें चेंज हो रहा है, गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं कोई कोल्ड सरफेस। क्या है ये, एक कोल्ड सरफेस है। क्या है, एक कोल्ड सरफेस है। तो इस कोल्ड सरफेस पर जैसे ही ये वेपर्स टकराती हैं तो ये क्या हो जाती है, इस तरीके से लिक्विफाई हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसको हम इस तरीके से इकट्ठा यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो वेपर है एक कोल्ड सरफेस से टकराई तो कंडेंस हो गई। क्या हो गई, कंडेंस हो गई। ठीक है, फिर जा करके ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, यानी कि सिंपली गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। अब हम वो ग्लास वाला एग्जांपल यानी कि टम्बलर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये लिया हमने एक टम्बलर, ये ली हमने एक चिल्ड बॉटल। चिल्ड बॉटल यानी कि चिल्ड वाटर बॉटल, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर है। ठीक, अब इस कोल्ड वाटर को हमने इसमें पोर किया, इसमें डाल दिया कोल्ड वाटर को। अच्छा, कोल्ड वाटर के साथ साथ हमने क्या डाली, इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डाल दी। है ना, आप लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक डालते हो और उसमें क्या डालते हो, आइस क्यूब्स डालते हो ताकि कोल्ड ड्रिंक और ठंडी हो जाए। उसके बाद आप क्या देखते हो, देखो इसमें हमने क्या डाला, ये है आइस क्यूब्स, ये क्या है, कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर आप कह सकते हैं, चिल्ड वाटर भी कह सकते हैं या कोल्ड वाटर आप कह सकते हैं। अब आप क्या देखते हो, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है, इसके बाहर क्या है, दोनों तरफ से क्या है, एयर है और एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर। और आप जानते हैं ये वाटर वेपर क्या है, ये वाटर वेपर है तो वाटर ही, लेकिन कैसी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, वाटर कैसी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो चलो, तो बाहर जो भी टेम्परेचर है उससे अगर हम देखें तो ये जो ग्लास है, ये जो टम्बलर है, ये काफी ज्यादा कोल्ड है, काफी ज्यादा ठंडा है। अब हमने इसमें आइस क्यूब भी डाल दिए तो इसका ये जो सरफेस है ना, सरफेस है जहाँ से हम ग्लास को पकड़ते हैं, वो पूरा कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर ये जो एयर है जिसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। अब वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है, ये एरिया टू एरिया, टेम्परेचर पर और जो वेदर कंडीशंस है, क्लाइमेट है, उस पर डिपेंड करता है। कभी वाटर वेपर ज्यादा हो सकते हैं, कभी वाटर वेपर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक, अब जब ये वाटर वेपर एयर के साथ है और जब ये इस कोल्ड सरफेस पर टकराते हैं, ये वाटर वेपर जब इस कोल्ड सरफेस पर टकराते हैं तो ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके से, इसके बाहर से क्या आ जाती है, ऐसी ड्रॉपलेट्स आ जाती है, पानी की ऐसी बूंदे आ जाती हैं पूरे ग्लास पर, है ना, इधर इधर भी। ठीक, तो वो क्यों आती है, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है वाटर वेपर। वो वाटर वेपर जैसे ही इस कोल्ड सरफेस से टकराती है क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये वेपर्स आ रही हैं, वेपर्स इस कोल्ड सरफेस पर टकरा रही हैं और लिक्विफाई हो रही हैं। तो ये प्रोसेस, इसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। क्योंकि ये जो बाहर की जो वेपर है ये कोल्ड सरफेस से टकराते ही कंडेंस हो जाती है। ठीक है, कंडेंस हो जाती हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, सभी हम कह सकते हैं। तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं,
दिख रहा है ना, ये ग्लास है, ये कोई टम्बलर है, ठीक है। इस पर इस तरीके से वाटर की आपको क्या दिख रही है, बाहर से बूंदे दिख रही है। अब आपको ध्यान दो, क्योंकि पानी तो हमने ग्लास के अंदर डाला है, आइस क्यूब भी ग्लास के अंदर है, तो पानी बाहर कैसे आया, ये मेन क्वेश्चन है ना। पानी बाहर कैसे आया, तो पानी जो बाहर आया है वो अंदर से नहीं आया है बाहर, वो बाहर पहले से ही एयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर की फॉर्म में। वो वाटर वेपर जब इस कोल्ड सरफेस से टकराते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि समर में जब आप क्या करते हो, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालते हो या कुछ भी ठंडी चीज निकालते हो बाहर, तो आप क्या देखते हो, उसके बाहर बाहर से पानी पानी की बूंदे आपको देखने को मिलती हैं। तो वो सब किस वजह से, कंडेंसेशन फिनोमेना की वजह से ही होता है। क्लियर है? चलो, तो कंडेंसेशन आप समझ गए होंगे। आपको क्या कर लेना, ये नोट कर लेना है, इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पर, टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है इतना, कंडेंसेशन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझना भी है आपको, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। व्हेन अ सॉलिड हीटेड, द काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर इसको समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए, व्हेन अ सॉलिड हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, the energy supplied by the heat overcome the forces of attraction between particles. The particles leave their position and start moving more freely. At a certain stage, solid melt and converted into liquid state. When we supply heat energy further to liquid, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. तो देखो बच्चों, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है ना, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज दो तरह से कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं तो कम कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए, तो क्या होता है, तो यहाँ पर मान लो हमारे पास है कोई आइस क्यूब। अब हम जानते हैं ये आइस क्यूब क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अब इसके पार्टिकल्स की अगर बात करें तो इस आइस के पार्टिकल, ये जो आइस है इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से आपस में क्या होंगे, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होंगे। तो हम जानते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, इसको मतलब इस आइस को, ये हमने आइस का ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, पार्टिकल्स को दिखाया है। ठीक है, तो अब हम इसको हीट देते हैं जब, तो जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इस आइस के पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो आइस है, हम कह रहे थे ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, हम क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है, और वाटर को भी अगर हम और हीट देते हैं तो वाटर क्या होता है, बॉयल होने लगता है और वेपर में चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या वहां पर होता है, ये जो आइस है वो लिक्विड बन जाती है और जो लिक्विड है वो वेपर बन जाता है। ऐसा क्या हो रहा है वहां पर, उसी को हम समझ रहे हैं। तो देखो, जब पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, जब इस सॉलिड को हीट दे रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों मूव करने की एनर्जी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इंक्रीज के लिए ऐसा साइन लगाते हैं और डिक्रीज के लिए ऐसा। ठीक, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब इन पार्टिकल को हीट दी जाती है तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, स्पीड से मूव करने लगते हैं, और मूव करने से क्या होगा, इनका जो वाइब्रेशन होगा,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है, वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये जुड़े हुए किससे हैं, इनके बीच में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डगमगाने लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक, अब जैसे जैसे इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, हीट आती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन पार्टिकल्स का बढ़ता जाएगा। अब देखो कोई पार्टिकल पहले से ऐसे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू वाइब्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम शॉर्ट में FOA लिख लेते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पहले हाई हुआ करता था, वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा धीरे धीरे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनने लगेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा तो स्पेस क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, स्पेस क्रिएट होने लगेगी, ये आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल और फ्रीली मूव करेंगे और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। धीरे धीरे ये पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। आइस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, वाटर में। क्लियर है, समझ में है। तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि जब सॉलिड को हीट करेंगे इसके पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच का वाइब्रेशन भी बढ़ने लगेगा और वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। द पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो पार्टिकल जो उनकी पोजीशन जो उन्होंने होल्ड करके रखी उस पोजीशन को छोड़ देंगे और फ्रीली मूव करने लगेंगे। तो एक ऐसी स्टेज आएगी, एट सर्टेन स्टेज सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेज। तो एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर ये जो सॉलिड है ये सीधा किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी फर्दर लिक्विड पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो अभी हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, अब हमने समझ लिया आइस से ये वाटर में चेंज हो गया। अब इस वाटर की कहानी शुरू करते हैं। इस वाटर को जिसके पार्टिकल्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे इसके पार्टिकल्स हैं। अब इस लिक्विड को भी कंटिन्यू हम हीट दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की और ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से इनके बीच का वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो शॉर्ट में लिख लेते हैं, वाइब्रेशन भी बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो धीरे धीरे ये पार्टिकल और फ्रीली और तेजी से मूव करने लगेंगे। इतने फ्रीली, इतने तेजी से मूव करने लगेंगे कि सीधे ये पार्टिकल वेपर में चेंज हो जाएंगे। किसमें, वेपर। सीधा ये पार्टिकल वेपर में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, पार्टिकल जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में वाइब्रेशन होने लगेगा, वाइब्रेट होंगे पार्टिकल और क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। तो पार्टिकल जब मूव करने लगेंगे तो एक दूसरे को छोड़ देंगे, है ना। जब पार्टिकल मूव करने लगेंगे तो एक दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम वहां पर हो रहा होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आइस से वाटर में चेंज हो गया। सेम वाटर के साथ भी सेम ऐसा ही होगा, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी, पार्टिकल और फ्रीली मूव करेंगे और ज्यादा फास्टर मूव करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो क्या करें, नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ करके क्या हो जाएंगे, खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि इवेपोरेट नहीं कहेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इवेपोरेशन भी है, इवेपोरेशन हम आगे पढ़ेंगे। इवेपोरेशन
बॉइलिंग पॉइंट या वेपर बनने से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर हीट की आवश्यकता नहीं होती। फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ब्रेक फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, जहां पर वो बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो उसी पॉइंट को कहा जाता है द टेम्परेचर एट द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो वही टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? तो यहां से समझ में आया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन फिजिकल स्टेट। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फिजिकल स्टेट को चेंज करने में, वो देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड में जब हम इसको हीट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। और लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज किया जा सकता है, इसे कहा जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट में लिख लेते हैं ना। देखो हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से हम गैसियस में चेंज कर सकते हैं ना। देखो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना बहुत इजी है, इसको मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कह लेंगे। सॉलिड से गैसियस में चेंज करना इसे कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं जिसे हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड से गैसेस में चेंज करना जिसको हम इवेपोर या वेपराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, अगेन गैसियस से सॉलिड में चेंज करना, तो गैस से हम डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं सॉलिडिफिके नहीं, जिसको हम कहते हैं बच्चों डिपोजिशन। ठीक है, गैस से सॉलिड में चेंज करना। और गैस से हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। गैस से लिक्विड में चेंज करना जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो 2 2 4 2 6 टोटल 6 प्रोसेसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ना, सॉलिड से गैस में चेंज करना, गैस से सॉलिड में चेंज करना। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस हैं यहाँ पर। तो इनके नाम भी लिखे हुए हैं, आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो लिक्विड से वेपर में चेंज करना, इसको क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग कहेंगे। और वेपर से यानी कि गैसियस से लिक्विड में चेंज करना, इसे कहेंगे कंडेंसेशन। तो कूल करके ही करेंगे। सॉलिड से गैस में चेंज करना हीट से, इसे कहेंगे सब्लिमेशन। और गैसियस से सॉलिड में चेंज करना, इसे कहेंगे, इसे भी सब्लिमेशन या डी सब्लिमेशन कह सकते हैं। ठीक है, डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, एक बार आप देख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो अभी तक हम क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे हम रूम टेम्परेचर की बात करें या आजकल गर्मियां हैं तो बाहर जो टेम्परेचर है जब हम उसकी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं सेल्सियस में, है ना, कहते हैं तापमान कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया या 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने की। तो बच्चों वो 3 स्केल कौन कौन से हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है केल्विन स्केल। अगर हम टेम्परेचर की एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, और ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो हम सेल्सियस कहते हैं ना, सेल्सियस में। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर हम तीनों स्केल को देख पा रहे हैं, ये है केल्विन स्केल, ये है सेल्सियस स्केल और ये है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक, तो अगर हम कहते हैं हमें पता है वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम सेल्सियस बात करें सेल्सियस स्केल की, तो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसको हम केल्विन में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 273 केल्विन। ठीक है, अभी तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये हमने किया कैसे, कैसे हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया या सेल्सियस को हमने केल्विन स्केल में चेंज किया। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना देख लेते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में देखें तो ये कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको ही अगर हम सेल्सियस में देखें तो ये है 310 केल्विन। ठीक, सेम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है कि वाटर बॉयल हो रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो क्या एक ये करेक्ट स्टेटमेंट है? या कहीं पर लिखा हुआ है कि वाटर बॉयल हो रहा है 300 यानी कि 373 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है तीनों? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बात तो एक ही है ना, 100 डिग्री सेल्सियस कहें या हम इसको फ़ारेनहाइट में कहें या हम इसको केल्विन में कहें तो सेम ही है तीनों। क्लियर है, समझ में आया? तो ये तीनों स्केल है जहां पर हम जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये टेम्परेचर को चेंज कैसे किया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और हायर क्लास के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे किया हमने, देखो अगर हमारे पास 0 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है तो कैसे हम केल्विन में चेंज करेंगे, कैसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये फ्लो चार्ट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर है तो उसको हम फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं और केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। केल्विन में टेम्परेचर है तो उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है तो उसको केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों में चेंज किया जा सकता है। अब कैसे चेंज करेंगे इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, ठीक है, तो अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है तो आप उसको केल्विन में कैसे चेंज करोगे, तो देखो जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसके साथ आप 273.16 को ऐड कर देंगे तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। जैसे मान लो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको लिखना है केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को, तो आप कैसे लिखेंगे, उसमें 273.16 आप ऐड कर लेंगे। सेम इसके अपोजिट आपको करना है, यानी कि आपको दिया गया है टेम्परेचर केल्विन में, आपको क्या करना है, टेम्परेचर को लिखना है सेल्सियस में, तो आप क्या कर लेंगे, जो भी टेम्परेचर केल्विन में है उससे आप 273.16 माइनस कर लेंगे। ये दोनों तो बहुत इजी हैं, आप इजीली कर लोगे। क्या करना है, अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है आपको केल्विन में चेंज करना है तो आपको 273.16 उसमें ऐड करना है, और अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है और आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, उसमें से माइनस कर लेना है 273.16। काफी इजी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में, अगर हमें चेंज करना है, हमें टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो मान लो आपको टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, ठीक है, सेल्सियस और केल्विन में दिया है, तो आप फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे करेंगे टेम्परेचर को, तो उसके लिए फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जो भी सेल्सियस डिग्री यानी कि आपको जो भी टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में वो आपको यहाँ पर पुट करनी है वैल्यू 9/5 इंटू जो भी वैल्यू दी गई है प्लस 32 करके आप आसानी से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, देखो सेल्सियस का तो हम कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप इजीली कर लोगे, लेकिन केल्विन से कैसे करेंगे, केल्विन वाला फॉर्मूला तो नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि देखो केल्विन में दिया हुआ है, क्यों ना केल्विन को पहले हम सेल्सियस में चेंज करें, तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करेंगे फिर सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर रखे आसानी से फ़ारेनहाइट में उसे भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले आपको जरूर नोट कर लेने हैं। क्लियर है, तो अब इसके आगे हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें दे रखा है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू अदर टू स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो अदर टू स्केल कौन कौन से हैं, अदर टू स्केल तो है केल्विन और फ़ारेनहाइट, तो इन दो स्केल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सेल्सियस में दे रखा है, जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 273.16 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट में हमें क्या करना है, 9/5 इंटू 20 प्लस 32 कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, हो गया फॉर्मूला रिवाइज। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में 20 प्लस इसके साथ जो हम क्या ऐड कर लेंगे 273.16। अब हमारा टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा 61.392, ठीक है। तो 293.16 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सेकंड स्केल की तरफ बढ़ते, तो सेकंड स्केल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है, यानी कि जो टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में क्वेश्चन में वो है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 20 प्लस 32। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 प्लस 32, तो ये आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसे आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं आज कि कैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट पर, है ना। यानी कि टेम्परेचर से कैसे हम मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं, क्या क्या वहां पर होता है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद हमने कई सारी स्टेट्स के बारे में बात कर ली कि कंडेंसेशन क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, क्या क्या इनमें चेंजेस आते हैं, यानी कि कैसे यहाँ पर स्टेट चेंज होती है, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। फिर हमने बात कर ली है बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर की और टेम्परेचर स्केल के बारे में। बाकी इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।